जो हम रंग को देख रहे हैं, तो रंग क्या हो रहा है, यदि हम रंगों को देखेंगे तो रंग कहाँ पर हो रहे हैं, ये जो हमें कहा गया रंगीन, तो रंगों की जो कहानियां हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट में, किसमें बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, या एलिमेंट्स हैं या धातुएं जो है, परमाणु हैं, ये रंगीन आयन देते हैं। तो रंगीन आयन क्यों देते होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब हो गया कि डी कक्षक। पहले हमें डी कक्षक को जान लेते हैं। तो डी कक्षक हमारे पास देखेंगे 5 होंगे। कितने कक्षक है बेटा, 5, 1 2 3 4 5, है ना। हमने इसको ऐसा मान लिया, होती तो बराबर है? ये है बेटा डी कक्षक। और इन डी कक्षकों के नाम देखो, 5 कक्षक हैं। इस जो पहली कक्षा है इसका नाम है डी एक्स वाई। इस पहली कक्षा का नाम क्या है, डी एक्स वाई। इस दूसरी वाली जो कक्षा है इसका नाम क्या है, डी वाई और जेड। डी हम लिख लेंगे और वाई और जेड लिखेंगे, ठीक है ना, डी वाई जेड। इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो डी, यहां पर देखेंगे तो डी जेड और एक्स, ये 3 कक्षाओं के नाम है। जो पहली 3 कक्षाएं हैं इनका नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहां तक में सिंपल होता है। देखो एक्स वाई जेड तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। तो पहली वाली कक्षा का नाम क्या लिखा, डी एक्स और वाई। देखो ये दोनों लिख लिया। फिर डी क्या हो गया आएगा, डी वाई और जेड। देखो वाई और जेड ये सीरियल में लिखा। फिर डी जेड और एक्स लिख लिया। ये देखो ये 3 कक्षाएं हैं, प्रथम 3 कक्षाओं के नाम। ये 5 कक्षाएं हैं, अभी 2 कक्षाएं और बच गई, है ना। तो दूसरी ये जो चौथी कक्षा है इसका नाम मालूम क्या है, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी बड़ा होगा, बड़ा मतलब इस टाइप से आकार में बड़ा होगा तो स्मॉल लेटर ही, है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसके सबस्क्रिप्ट में होंगे, यानी कि डी ऐसा बड़े लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके छोटे सबस्क्रिप्ट में, छोटे नीचे लिखना है ना। इसके बाद इसका नाम बचता है, तो ये बचा हमारे पास डी जेड स्क्वायर। इन सब के हमने नाम देख लिए। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये माना जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। और इस अवशोषित करने से क्या होगा, है ना, अवशोषित करने से कलर हमें जो दिखाई देते हैं कैसे दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी कक्षाएं होगी, 5। इनके नाम याद रहेंगे आपको। यहां पर क्या होता है, एक स्प्लिटिंग होता है। हमने CFT पढ़ा होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाओं के नाम आप लोगों को पता लगे, है ना। ये हमारे पास 5 कक्षाएं हैं। एक ही हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है ना। 5 कक्षाएं। ये है डी कक्षक। इनको क्या बोलते हैं, डी कक्षक। इनको क्या बोला जाता है, डी ऑर्बिटल, है ना। ये जो डी ऑर्बिटल है बेटा, इनमें स्प्लिटिंग होती है। पहले तो इनकी ऊर्जाएं क्या है, समान है। ये क्या है, समान ऊर्जा वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे तो डी कक्षक उनकी ऊर्जाएं क्या है, समान है। जब यहाँ पर क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे, है ना। जो संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु परमाणु है, आयन है, में उपस्थित जो डी कक्षक होती हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। कैसी होती है इनकी ऊर्जा, समान होती है। ये समान ऊर्जा है, ठीक है।
और जब समान ऊर्जा होती है तो इसको बोलते हैं समभ्रंश कक्षा। कैसे क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षा, ये कहा जाता है इनको, जब इनकी ऊर्जाएं क्या है? समान है। ये कब समान है? जब ये कोई क्रिया नहीं कर रहे है ना, जब इन्होंने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं किया, इस समय इनकी ऊर्जा क्या है? समान है, ये जो पांचों कक्षक है। लेकिन इस समझ में आ गया कि मतलब जब ये समान ऊर्जा वाले होते हैं तो इनको कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। यानी कि याद रखना, क्या कहा जाता है? समभ्रंश कक्षक। इसको हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, है ना, जब इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया है इसका कि जैसे माने इनकी ऊर्जा समान है तो इसको बोलेंगे समभ्रंश कक्षक। अब डी कक्षक में से तीन कक्षक की आकृति, ठीक है ना, आकृति जैसे माना सपोज क्या होगा, दो भागों में बांटे जाते हैं, है ना, दो भागों में जो डी कक्षक हैं वो दो भागों में बढ़ गए। दो भागों में बढ़ गए कैसे? यहाँ पर तीन कक्षक, जैसे मानो तीन कक्षक कौन कौन से हो गए? डी एक्स वाई, डी जेड वाई जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये जो तीन कक्षक है इनकी आकृति को कहा जाता है, जो इनकी आकृतियां होती हैं उसको कहा जाता है T2G। क्या कहते हैं इसको? T2G कक्षक। इन तीनों को मिला करके क्या कहते हैं? T2G, ठीक है ना। और जो दो कक्षक और है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कक्षक कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर। ये दो कक्षक है, इनको कहा जाता है इजी ऑर्बिटल। और इन दोनों कक्षाओं यानी कि ये वाला T2C हो गया और इजी हो गया, इनकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। इनकी दोनों की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है ना, कक्षक से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होंगी। ये वाला कक्षक अलग होंगे, ये वाले कक्षक अलग होंगे, ठीक है ना। अब जब ये हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से हम समझ लेंगे कि इनमें से पांच में से तीन तो T2C है और दो क्या है? एजी है, एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, आकार में भिन्न है और ऊर्जा में भी भिन्नता होगी। ठीक, ये दो पार्ट हमने कर लिए। पहले ही देखा यहाँ समभ्रंश, इनकी ऊर्जा जब समान होती तो इनको समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जब ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इनमें एनर्जी, या तो क्या करेंगे, इनके पास कोई लिगेंड्स आएगा या उदासीन परमाणु आएगा, है ना। जैसे क्या होता है, ये संक्रमण धातु है बेटा, कौन सी माना यहाँ पर कोई संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु माने जो डी ब्लॉक के तत्व है, क्या बेटा? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों के पास जब क्या होगा, ठीक है ना, इस डी ब्लॉक के तत्व के पास जो है कोई उदासीन या ऋणायन लिगेंड आता है। माना कोई क्या हो गया, या तो उदासीन होगा, उदासीन जैसे हम कहें H2O, H2O क्या बेटा? लिगेंड्स है ना। ऋणायन लिगेंड आ जाए, जो जिस पे ऋणायन हो, है ना, ऐसा कोई लिगेंड्स आ जाए, इसके पास में आता है। तो इन पांचों जो कक्षक हैं इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती है। जैसे क्या है, कोई लिगेंड से आया, माना मैंने कहा उदासीन लिगेंड H2O आ गया, इसके पास आया, माना कोई परमाणु था हमारे पास, स्कैंडियम था, आयरन था, ये सब, है ना। इनके पास जैसे कोई क्या है, उदासीन लिगेंड्स आया, और इस लिगेंड के कारण क्या हुआ, इनकी ऊर्जा में क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है ना। और इन पांचों जो कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा क्या समान नहीं रहती है, देखो यहाँ पर जो पहले समान वाले थे, यहाँ H2O आया, H2O आने से क्या हुआ, इनकी ऊर्जा थोड़ा सा पहले यहाँ बढ़ गई थोड़ी सी, ये यहाँ पहुंच गए, स्प्लिटिंग है ना। और ये पांच कक्षक है, 1 2 3 4 और 5,
फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ पहुंच गए फिर इसमें स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग माने दो भागों में बढ़ जाएंगे, इनकी ऊर्जा थोड़ा बढ़ी, फिर ये क्या हो गए, दो भागों में बढ़ गए। और दो भागों में कैसे बढ़ गए, एक तो चले गए ऊपर, ये दो पार्ट वाले, और एक आ जाता है नीचे। देखो दो कौन है बेटा, दो कौन है हमारे पास, दो हैं इजी ऑर्बिटल। ये इजी ऑर्बिटल वाले दो हैं, इनको हम बोलेंगे ये इजी ऑर्बिटल, जिनकी ऊर्जा अलग होगी। और ये नीचे वाले क्या है, T2z ऑर्बिटल, दो भागों में बढ़ गए। और T2z ऑर्बिटल कौन है, dxy, dyz और dzx, zx। और यहाँ कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और d यहाँ पर क्या आएगा, z स्क्वायर। ये क्या है, इजी ऑर्बिटल। तो इनकी ऊर्जाएं दो प्रकार के, दो समान नहीं रहती है, और ये दो समूहों में विभक्त हो जाती है ना। और इस क्रिया को, जो दो भागों में बंट जाना, इसको बोलते हैं बेटा विपाटन। क्या बोलते हैं, विपाटन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, विपाटन। विपाटन भी कहते हैं या विघटन भी कहते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, विघटन, विपाटन या विघटन, दो भागों में टूट जाना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग दो पार्ट में, इजी ऑर्बिटल और T2z ऑर्बिटल में बन जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आएगी सबको कि यहाँ पर क्या हुआ, ये 5 डी कक्षक थे जिनमें हम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, है ना। जब हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे स्कैंडियम हो गया, फिर हमने टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, है ना, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इनमें हम इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, तो डी कक्षक में भरते चले जा रहे थे, 1 2 3 4 5, है ना, और 10 तक हमने भरा, जिंक तक। इनमें हमने देखा कि जैसे क्या होगा, पहले तो हमने कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे, है ना, तो पहले इन कक्षकों की जो ऊर्जा थी वो समान थी। जैसे कोई लिगेंड्स, उदासीन लिगेंड्स, ये ऋणायनिक लिगेंड्स इसके पास आता है, तो इसमें क्या होगा, इनकी ऊर्जा थोड़ी सी पहले बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है ना। और ये होती हैं इजी ऑर्बिटल और T2z ऑर्बिटल, दो भागों में बढ़ गए। अब ये तो समझ में आ गया होगा बेटा यहाँ तक कि किस प्रकार से एक इजी ऑर्बिटल बना और एक T2z ऑर्बिटल बना। इसको CFT में पढ़ाते हैं बेटा हमने। CFT का मतलब हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, है ना। लेकिन यहाँ पर भी इसका रंगीन आयनों में था, तो हमने थोड़ा सा इसको जिक्र कर लिया। अब देखो, जब ये बन जाए, जब इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाए, तो इसमें क्या होगा, जो 3 का सेट है, जिसमें पहला 3 का सेट था, जो इसको हम क्या बोल रहे थे, T2z ऑर्बिटल बोल रहे थे। T2z ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती, जो नीचे की तरफ है, ये T2z ऑर्बिटल है, ये नीचे की तरफ है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, T2z। और इजी ऑर्बिटल के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। ये कौन से, इजी है ना। तो इसमें से ये कहता है कि जो एक सेट है हमारे पास, जिसमें 3 क्या है, डी कक्षक है, और ये 3 डी कक्षक कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, ये 3 कक्षक है ना। ये क्या है, निम्न ऊर्जा वाले। कैसे ऊर्जा वाले हैं, निम्न ऊर्जा वाले। इनकी ऊर्जा कैसे होती है, निम्न ऊर्जा। इनकी ऊर्जा क्या है, कम है। दूसरा हमारे पास इजी ऑर्बिटल है, और इजी ऑर्बिटल की ऊर्जा कैसे होती है, उच्च होती है। इसकी तुलना में क्या होगी, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा और स्तर। ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर होगा, और ये क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर होगा। जहां पर ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती, ज्यादा होती है ना। एक तो निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, और एक क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। तो 2 ऊर्जा स्तर इसमें है, ठीक है ना। और देखो बेटा, यहाँ पर दोनों ऊर्जा स्तर अलग अलग पार्ट में हमने बांट भी लिया।
अब हमें पता लग गया ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। दो प्रकार के ऊर्जा स्तर हमारे पास हो गए, है ना। इसमें क्या माना जाता है कि जो आंशिक भरे हुए डी कक्षक होते हैं, यानी कि डी कक्षक क्या होते हैं, डी कक्षक हमेशा n-1 होता है बेटा, n-1। n-1 का मतलब क्या है कि यदि S4 है, यदि हमारे पास क्या है S बराबर 4 है, S कक्षक क्या है 4 है, 4s है, तो n-1 का मतलब हो जाएगा d हो जाएगा, यानी कि यहाँ इस n का मतलब 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3d ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कहता है कि जो आंशिक भरे जो d कक्षक होंगे में एक या अधिक से इलेक्ट्रॉन, माना हमारे पास क्या है एक है या अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, संक्रमण निम्न ऊर्जा युक्त जो डी कक्षक होगा उसमें संभव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग कैसे होनी है ना। और इन क्योंकि इनमें क्या होगा, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है डी कक्षकों में, इनमें दोनों में क्या होगा, ऊर्जा के स्तर क्या होगा, कम होगा एक दूसरे में, ठीक है ना। और इस कम ऊर्जा स्तर माने कम ऊर्जा स्तर होने के कारण से संबंधित क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको हम कैसे समझेंगे, कलर से कैसे समझेंगे, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये था कम ऊर्जा वाला है ना, कोई लिगेंड चाहे, मान लीजिए इस प्रकार से, ये तो समान ऊर्जा वाले थे। फिर इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी कंडीशन कैसी हुई, हमने इसकी ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ गई, ये कोई पास आया इनके नेगेटिव आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग में दो पार्ट हो गए, एक इजी ऑर्बिटल हो गए और एक T2z ऑर्बिटल हो गए, कम ऊर्जा वाले। मान लीजिए ये कहना चाहता है कि जब संक्रमण तत्व पर सफेद प्रकाश गिरता, मान लीजिए यहाँ कोई आंशिक भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इस पर क्या हुआ, यहाँ स्प्लिटिंग तो पहले की कहानी है, जैसे इसमें श्वेत प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, है ना, तो इस पर पड़ेगा, गिरता है तो क्या होगा, उसमें से एक निश्चित रंग की ऊर्जा अवशोषित होगी। यहां से क्या हुआ, हमने कहा 4000, मान लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम है, ये ऊर्जा अवशोषित हुई, मान लो हम मान लेते हैं ना। और इसने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से ये जो इसने ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम है यहाँ से निकल करके, जैसे इसने इस ऊर्जा को अवशोषित किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले गया, क्योंकि इसने ऊर्जा को अवशोषित किया, है ना। तो निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में चले गया। इसने क्या किया, 4000, और 4000 वाला हमने पहले हमें बताया था कि जो मान लीजिए 4000, ये माना है बेटा, ये मान रखा हमने, है ना, ये हुआ नहीं ऐसा। तो 4000 जो एंगस्ट्रॉम जो ऊर्जा होती है वो बैंगनी रंग की होती है। ये हम केवल उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए बैंगनी रंग वाला अवशोषित हुआ, है ना, इसने 4000 एंगस्ट्रॉम अवशोषित किया तो बैंगनी रंग करता है इसको, है ना। तो ये कैसे दिखाई देगा, हमें हरित पीला, ये पूरा कलर हो गया। यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा इसने ग्रहण की, और जब 4000 एंगस्ट्रॉम कौन करता है, बैंगनी कलर करता है ना। ये अवशोषित की इसने निम्न ऊर्जा से उठ करके कहाँ चले गया, उच्च ऊर्जा में चले गया, ठीक है ना, ये उच्च ऊर्जा है, इसमें चले गया। तो जब यहाँ गया तो इसने क्या किया, ये बैंगनी रंग था यहाँ पर, है ना, बैंगनी रंग ने अवशोषित किया और ये कैसे दिखाई देने लगे, हरित पीला दिखाई देने लगे। तो ये है बेटा इसका स्प्लिटिंग का। डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए दिखाते हैं कि जो इनके आंशिक भरे जो कक्षक हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पूरक रंग हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ, यहाँ से इसने विकिरण को अवशोषित किया, तो जो विकिरण वो अवशोषित करेगा, अवशोषित करने से क्या होगा, उसकी ऊर्जा निम्न ऊर्जा से कहाँ चले जाएगा, उच्च ऊर्जा में, यानी कि T2z ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और इसी के कारण उसका रंग आता है। तो देखो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है
है ना, डी इलेक्ट्रॉन। तो इस जो संक्रमण धातु होती है, आयन हो गए, है ना, रंग का जो प्रदर्शन होता है वो किसके कारण हुआ। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि किसके कारण ये रंग दिखाई दे रहा है, हमें रंगीन दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं डी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण। डी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण, ये डी स्प्लिटिंग के कारण, है ना। या इसे क्या, देखो यहां से डी से ही इलेक्ट्रॉन निकला और डी में ही गया, भाई एक कम ऊर्जा वाला था, एक ज्यादा ऊर्जा वाला था, तो यहाँ पर क्या हुआ, डी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ, इसके कारण हमें कलर दिखाई देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके कारण हमें कलर दिखाई देते हैं, तो यह बेटा डी संक्रमण के कारण। सबको समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। डी संक्रमण के कारण हमें, तो मेन पॉइंट ये था कलर कौन किस प्रकार से हो सकते हैं और डी संक्रमण, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डी संक्रमण। ये डी संक्रमण भी कहते हैं इसको, क्योंकि डी ब्लॉक से ही डी ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन गया और उसने ऊर्जा को अवशोषित किया, इसलिए इसको डी संक्रमण भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी संक्रमण धातु या परमाणु या आयन का रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है डी इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण। डी स्प्लिटिंग भी कहते हैं इसको, डी स्प्लिटिंग के कारण, डी विपाटन के कारण, है ना, तो ये कलर्स आ जाते हैं। तो ये टॉपिक जो कलर वाला बेटा, ये हमारा कंप्लीट होता है, कलर वाला, ठीक है। तो कलर हमने कंप्लीट पढ़ लिया, कलर किस प्रकार से होगा। दूसरा है इसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब 2-3 टॉपिक की बच के इसमें, है ना। एक है अंतराकाशी यौगिक। अब अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते, क्या होते होंगे बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो ये छोटे छोटे शब्द हैं और इनको समझने में आप लोगों ने, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि जो संक्रमण धातुएं होती, ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं। क्रिस्टल आप लोगों को मैंने बताया था, क्रिस्टल कैसे होता है बेटा, जैसे नमक, आप लोगों ने पुराना नमक देखा होगा, है ना, या चीनी देखी होगी, चीनी को हम क्रिस्टल के रूप में एक थोड़ा समझ सकते हैं क्रिस्टल शब्द के लिए, है ना, कि चीनी के क्रिस्टल। मिश्री तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, क्रिस्टल, तो मिश्री को हम कह सकते हैं ये क्रिस्टल है। तो ऐसा होता है क्रिस्टल। जैसे मिश्री आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी बड़ी वाली मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है ना, या हमने फिटकरी देखा हो, तो फिटकरी किस रूप में है, क्रिस्टल के फॉर्म में फिटकरी देखी होगी, है ना। नमक देखा होगा, जो पुराने बकरियों को खिलाते थे, नमक, मोटा नमक, है ना, या जैसे सेंधा नमक का बड़ा पीस आ गया हो क्रिस्टल के रूप में। तो क्रिस्टल के, हम इन चीजों को दिमाग में बैठ रखना है कि क्रिस्टल शब्द जहां आता है तो क्रिस्टल के फॉर्मेट हो, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो जो संक्रमण धातुएं होती है ना, क्रिस्टल परमाणु क्या होंगे, वो क्रिस्टल परमाणु से एक दूसरे के निकट निकट आते हैं, है ना। मान लीजिए ये क्रिस्टल बनना है, तो क्रिस्टल बनने से कैसे क्रिस्टल बनते हैं कि देखो इनके छोटे छोटे परमाणु होंगे। इस क्रिस्टल को बनाने के लिए छोटे छोटे परमाणु होंगे। आपने थर्मोकोल देखे होंगे, तो थर्मोकोल ऐसे बना रहते, छोटे छोटे गोले रहते हैं। थर्मोकोल एक आता है, थर्मोकोल ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण उसमें आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्रिस्टल क्या होते हैं, कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे क्या होंगे उसमें, घटक कण होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। और इन छोटे छोटे कणों के बीच फिर भी हमने इनको ज्वाइंट किया। जैसे देख लो, एक कण ये लिया, है ना, एक कण ये लिया, है ना, एक कण ये लिया, एक कण ये लिया,
फिर भी इनके बीच में कुछ जगह बच रही है। देखो ये छोटा सा पार्ट बच रहा है ना। चलो मान लो हम ऐसे कर लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, फिर इनको ऐसे जोड़ देते हैं, इनके बीच में रख लेते हैं। तब भी क्या हो रहा है, छोटी छोटी जगह बच ही रही है ना। तो ये जो खाली जगह है, माना हमने क्या कहा, कणों के बीच जो संक्रमण धातु है, क्रिस्टल है, इनके परमाणुओं की निकटतम रूप में ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, है ना। इसके बाद भी जो है इनके बीच क्या होते हैं, छोटे छोटे कण बच जाते हैं, रिक्त स्थान बच जाते हैं। और इन रिक्त स्थानों को, जो शेष रिक्त स्थान है, इनको बोलते हैं बेटा अंतराकाश। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, अंतराकाश, अंतराकाश, इंटरस्टिशियल, है ना। ये जो छोटी छोटी जगहें बची हुई हैं, रिक्त स्थान बचा हुआ कणों के बीच, उनको क्या बोला जाता है, अंतराकाश बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अंतराकाश। ये अंतराकाश हो, है ना, उनके बीच छोटी छोटी जगहें बची हुई है। और इन जो अंतराकाशों में जो छोटे छोटे अधातु परमाणु, जो ये जगह बची हुई है, इनमें क्या होता है, जैसे जो छोटे छोटे परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है ना, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ये इन जगहों पर आ जाते हैं, इन जगहों पे क्या रहते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, है ना, इन जगहों पर चले जाते हैं। जो खाली जगह है, इन खाली जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो इन धातु परमाणुओं के बीच क्या कर देते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और इनके साथ क्या कर देते हैं, एक बंध बना लेते हैं। देखो इन खाली जगहों पर भी कौन चले गए, हाइड्रोजन चले गया, बोरोन चले गया, कार्बन चले गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, ये इन जगहों पर आ जाते हैं और उनके साथ बंध बना लेते हैं। ठीक है ना। इन जो ये यौगिक है, जो इन अंतराकाश वाली जगहों पर जाकर के बंध बनाया, उनको बोलते बेटा अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इस प्रकार जो नहीं बने हुए यौगिक होंगे, वो क्या कहलाएंगे, अंतराकाशी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि कोई क्रिस्टल है या घटक कण है, वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, ऐसे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। और इन छोटे छोटे कणों को बना, ये देख लीजिए, छोटे छोटे कण बने। इन छोटे छोटे कणों को जब हमने बनाया, तो इन छोटे छोटे कणों के बीच में जगह है ना, उन जगहों पर क्या हो जाते हैं, और छोटे कण, घटक कणों, किसी माने धातु परमाणु हमारे पास, और इनके बीच क्या है, खाली रिक्त स्थान है। उन रिक्त स्थानों में नए जो अधातु परमाणु होते हैं, है ना, कैसे अधातु, एक तो धातु होते हैं, ये अधातु परमाणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो आकर के इन जगहों पर चले जाते हैं। और इन जगह अंतराकाश खाली स्थान होता है इनके बीच, जिनको हम अंतराकाश कहते हैं, इन खाली स्थानों में आकर के उनसे बॉन्ड बना लेते हैं। और इस प्रकार जो बने हुए यौगिक हैं, उनको बोलते हैं बेटा अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टेशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया होगा आपका कि अंतराकाशी यौगिक क्या है। एक क्रिस्टल बना था किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का, है ना, और उस क्रिस्टल में जो खाली जगह बच गई थी, उनके स्थान पर क्या आ गया, अधातु परमाणु आ गए। अधातु परमाणु होते हैं, और उन अधातु परमाणु के आने से जो नॉन मेटल आ गया, उन्होंने इनके साथ बंध बनाया, पहले स्थान ग्रहण किया, फिर इनके साथ बॉन्ड बनाया, और नए यौगिक बन गए। और इन यौगिकों को कहते हैं हम अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये है बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आ गया। कोई हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक का हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है ना, परमाणु है, और उनके बीच जब वो जुड़े हुए उनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको हम अंतराकाश कहते हैं। और उन अंतराकाश अवस्थाओं में जब अधातु परमाणु आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और साथ साथ में उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो उस
प्रकार से जो नए यौगिक बनते हैं उनको हम बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। सबको समझ में आ गया होगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। ये था अंतराकाशी यौगिक। अब इस अंतराकाशी यौगिक जो हमने बना नए यौगिक प्राप्त हुए, ये इनको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ धातु और दो चीजें हैं यहाँ पर। इनमें क्या है, एक तो धातु है जो बड़े वाले हैं, अंतराकाशी यौगिक क्या है, धातु है ना, और साथ साथ में अधातु। अधातु तो है बेटा बीच में जो अधातु के मेटल, एक तो मेटल है और एक नॉन मेटल। इनकी त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। इनकी त्रिज्याएं बड़ी होंगी, इनकी त्रिज्या छोटी होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये निर्भर करता है। और इन यौगिकों को जो हम क्या कहते हैं, संक्रमण जो धातु आघात वर्धनीय होंगी, तन्यता कम हो जाती है, ठीक है ना। एक तो आघात वर्धनीय कम होती हैं और साथ में इनमें तन्यता का गुण भी कम पाया जाता है। आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम इनको चोट पहुंचाते, मान लीजिए हमारे पास कोई लोहे का टुकड़ा है, आयरन का है, इसको हम जब क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं गर्म करके, तो ये फैलता है ना। गर्म करने या चोट पहुंचाने पर जो फैलता है उसको कहा जाता है आघात वर्धनीय, है ना, और तन्यता का गुण पाया जाता है। ये क्या होते हैं, परंतु ये कठोर भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अन्य चीजें। और ये यौगिक काफी सख्त और कठोर हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण इन्होंने दिया, स्टील हो गया, एक तो स्टील इसका उदाहरण हो सकता है। दूसरा इसका जो कठोरतम उदाहरण है ढलवा लोहा है। दो प्रकार के लोहा होते हैं बेटा, एक होता है ढलवा, ठीक है ना, ढलवा लोहा। एक पिटवा लोहा होता है, एक ढलवा लोहा होता है ना। ये दो प्रकार के लोहे होते हैं, ढलवा लोहा, ठीक है ना। ये काफी कठोर होते हैं। और इसके उदाहरण है कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अंतराकाशी यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, एक है TiC। देखो जो टाइटेनियम का जो हमारे पास क्या होगा यौगिक होगा, उसमें कार्बन घुसा हुआ रहता है बीच बीच में जगहों पर, है ना, उन रिक्त स्थानों पर। दूसरा क्या है, मान लेंगे Mn4, और इसमें क्या होगा नाइट्रोजन। देखो मैग्नीज में नाइट्रोजन जा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद है Fe3H, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये छोटे छोटे अणु क्या हो गए, इनके बीच में चले गए। ये रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं, है ना, और विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं, विद्युत के बहुत अच्छे चालक माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा वाला, अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया बेटा, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। एक तो हमने रंगीन आयन पढ़ा, दूसरा अंतराकाशी यौगिक पढ़ा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्व। ये देखो संक्रमण तत्व जो हमारे पास क्या है, संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक है। इसके सामान्य गुण पढ़ रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज, क्या क्या सामान्य गुण हो सकते हैं इसमें, है ना। तो ये हमने इसकी जनरल प्रॉपर्टीज अंतराकाशी की पढ़ ली। दूसरा होता है बेटा इसके बाद मिश्र धातु। मिश्र धातु यह हम एलवाई कहते हैं इसको, एलवाई, ठीक है ना। एलवाई हमारे पास होगा, ये फॉर्मेशन, इनका निर्माण कैसे होता होगा, कैसे कैसे बनते होंगे एलवाई, है ना। तो यहाँ पर देखो मिश्र धातु क्या है, ये कहता है बेटा जो संक्रमण धातु है, जो जितने हमारे पास क्या संक्रमण धातु हैं, संक्रमण धातुएं तो आप लोग जानते हैं। संक्रमण कौन से है, संक्रमण धातु कौन कौन से बेटा, देखो संक्रमण धातु है, तो संक्रमण धातु है ना, जो हमारे पास क्या है संक्रमण धातु में कौन सी होती है, कुछ मिश्र धातु होती है ना। संक्रमण धातु में मिश्र धातु बनाने का गुण होता है। जितने भी हमारे पास संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं कौन सी हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। संक्रमण धातु कौन से बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। केवल किसको छोड़ दिया जाए, कौन छोड़ने हमने, जिंक, कैडमियम
और Hg, क्योंकि ये संक्रमण धातु नहीं है। बाकी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, संक्रमण धातु है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, संक्रमण धातु है, केवल किनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके। यानी कि जो 8वां ग्रुप हमारे पास है उसकी 3, सॉरी 8वां नहीं है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना, फर्स्ट वी के तत्व, इनको छोड़ करके, जिंक कैडमियम और Hg को छोड़ करके सारी संक्रमण धातुएं क्या है हमारे पास होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें ये देखोगे तो ये मिश्र धातु बनाने का गुण होता है। मिश्र धातु माने कि दो धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बना लेते हैं, मिश्र धातु। लेकिन ये संक्रमण भले नहीं है, लेकिन ये भी मिश्र धातु बनाते, बेटा ध्यान रखना। जो जिंक कैडमियम और Hg है, भले संक्रमण क्या नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है ना। इनका एक तो क्या होते हैं, मिश्र धातुएं कठोर हो जाती हैं, है ना, उच्च गलनांक रखने वाली होती हैं, इनका संचारण कम होता है, संचारण नहीं होता है इनका, है ना। संचारण के प्रति क्या होती है, अधिक जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में पुरानी कांसे की थालियां होंगी तो उनमें जंक नहीं लगा, लेकिन लोहे के होता तो क्या होता, कहीं ना कहीं जंक लग जाता। प्योर तांबे का होता तब भी जंक लग जाता, है ना। तांबा भी अलग चीज है, तांबे में हरा हरा रंग हो जाता जमा, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का जंक लगना है ना। उसको हम कह सकते हैं संचारण होना, है ना, संचारित हो जाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से देखो, जैसे मिश्र धातुओं के उदाहरण है कॉपर और जिंक। कौन सी धातु बनती बेटे, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कॉपर और जिंक मिलकर के कौन सी क्या बनता है, ये क्वेश्चन हमने शुरू में पढ़ लिया था। कॉपर और जिंक मिलकर के क्या बनता है, ये क्वेश्चन में भी है बेटा। कॉपर और जिंक मिलता है तो पीतल बनता है, ठीक है। दूसरा हमने मिलाया आयरन, फिर क्रोमियम मिलाया और निकल मिलाया, क्या बनेगा बेटा, ये बनता है स्टेनलेस स्टील। ये क्वेश्चन पढ़े हुए बेटा हमने, स्टेनलेस सॉरी गलत कर दिया, स्टेनलेस बनता है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आप लोगों ने बहुत सुना होगा, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, स्टील या ब्लेड देखी होगी, है ना। तो स्टेनलेस स्टील है या स्टेनलेस ब्लेड है ना। तो ये तीनों से मिलकर के बनता है। दूसरा हमारे पास है क्रोम स्टील, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। क्रोम स्टील होता है बेटा आयरन और क्रोमियम का, इसको बोलते हैं क्रोम स्टील। क्या बोलते हैं इसको, क्रोम स्टील। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, क्रोम स्टील क्या हो गया, आयरन और क्रोमियम का। एक टंगस्टन स्टील होता है, कैसा होता है, टंगस्टन स्टील। तो टंगस्टन जो स्टील होता है ये आयरन होता है Fe और टंगस्टन W हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं टंगस्टन स्टील। ये थोड़ा अलग है, टंगस्टन स्टील। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास मिश्र धातु, है ना। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इनमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्तियां भी होती हैं, ठीक है ना। इनके पास क्या होती है, ऐसी प्रवृत्तियां होती कि दूसरे अपने ही जैसे धातुओं के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये गुण होते हैं, इनके पास क्या होता है, क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। तो मिश्र धातु क्या होगा, दो या दो से अधिक धातुओं के का मिक्स होने का जो गुण है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं, है ना। जो एक धातु, यदि हम क्रिस्टल जालक में देखेंगे, एक धातु का
परमाणु दूसरे धातु से आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, ये मिश्र धातु। अब इसका जो लास्ट गुण है वो है संकुल यौगिक बनाना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं कौन, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के सामान्य गुण। ठीक है ना, संक्रमण तत्व के हैं, साथ साथ में डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में केवल जिंक, कॉपर, जिंक, कैडमियम और Hg है। ये भी कहीं कहीं पे जुड़ जाते हैं, है ना, संक्रमण तत्व। लेकिन इन दोनों में अंतर है, संक्रमण तत्व अलग है और डी ब्लॉक एलिमेंट अलग है ना। डी ब्लॉक तो क्या हो जाएगा, जिंक, कैडमियम और Hg को जोड़ते हुए चलेंगे। केवल यहाँ पर जो संक्रमण तत्व है इनकी परिभाषा भी अलग है। संक्रमण तत्व में मूल अवस्था में भी क्या होते हैं, डी कक्षक क्या होंगे, अपूर्ण होंगे, है ना। मूल अवस्था में या आयनिक अवस्था में अपूर्ण होंगे, लेकिन इसमें पूर्ण भी हो सकते हैं। बाकी सारी चीज पूर्ण होगी। तो देखो बेटा, संक्रमण तत्व जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक बनाने की जो है इनमें गुण पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसका कारण जो संकुल यौगिक है वो कैसे बनते होंगे। यहां पर देखोगे तो जो संकुल यौगिक होते हैं, संकुल यौगिक किस प्रकार से बनते होंगे। तो संकुल यौगिक को हम देखते हैं, संकुल यौगिक ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो धनायन होते हैं, जो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं, उनका आकार कैसे होता है, इनका जो आकार है धनायन का आकार वो छोटा होता है। यहां पर ध्यान रख, यानी कि इसका घनत्व क्या होगा, आकार छोटा है तो घनत्व क्या होगा, घनत्व अधिक होगा। ठीक है ना। तो धनायन यहां पर क्या माना जाता है कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनका जो धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होता है ना, लेकिन घनत्व क्या होगा, अधिक हो जाएगा। दूसरा इसमें विशेषताएं क्या होती हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें N-1 डी कक्षक है ना। एक तो कौन से, इनमें एक तो N-1 डी होंगे, या NS होगा, या NP कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है। इनमें 3 कक्षक होंगे। देखो बेटा, N का मतलब होगा, जैसे माना हमने 4S ले लिया तो 4S खाली होगा, 4P भी खाली होगा और 3D भी खाली होगा। ये 4-1 तो डी कक्षक है ना। इनमें क्या होनी चाहिए, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये तीनों कक्षक क्या होने चाहिए, रिक्त होने चाहिए। इन तीनों में से या तो क्या होगा, N-1 डी खाली होगा, या NS खाली होगा, या NP खाली होगा। जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, इन तीन कक्षकों की लगभग समान होती है। तीनों अंतर तो होता है, लेकिन लगभग कह रहे हैं, लगभग समान है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान मानी जाती है ना। इसलिए जब इनकी ऊर्जा समान होती है तो उसके कारण इनमें क्या होता है, संकरण होता है। संकरण आप लोगों ने देखा होगा, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इनकी ऊर्जाएं 4S हो गया, 4B हो गया, 3D हो गया, लगभग समान होती है, इसलिए इनमें क्या होता है, संकरण हो जाता है। इनमें क्या हो सकता है, संकरण हो सकता है ना। तो ये विशेषताएं हैं संकुल यौगिकों की, कि संकुल यौगिकों में एक धनायन का आकार छोटा होता है और अधिक घनत्व होता है। इस जो संकुल यौगिकों में इन एक कक्षाएं खाली होती हैं, है ना। और इसलिए खाली होने से क्या होगा, इनके मध्य जो है संकरण हो सकता है। इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए इनमें संकरण हो सकता है ना। ये दूसरा क्या है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील का मतलब हो गया, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, परिवर्तनशील होती है। ये कैसे परिवर्तनशील, कैसे, जो ये यौगिक जो यदि जिनको हम संकुल यौगिक बनाएंगे उनकी परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या, जैसे स्कैंडियम के देखो +1 भी है, +2 भी है ना, सॉरी +2 भी है, +3 भी है। दो संक्रमण अवस्थाएं, दो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये भी क्या बनाएंगे, संकुल यौगिक बना सकते हैं। ठीक है ना।
इन विशेषताओं के कारण, ये जो 3 विशेषताएं है ना, लिगेंड आसानी से क्या होता है इसके प्रति, देखो लिगेंड जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करके, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, आकर्षित करता है और रिक्त कक्षाओं को में ग्रहण करके उपसय सहयोगी बना लेते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। इन जब ये क्या होंगे, ये सारे गुण उनके पास होंगे, कौन कौन से, धनायन का आकार छोटा, घनत्व अधिक, 3D कक्षक, 4s कक्षक और 4p कक्षक यदि खाली होंगे, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है, इनके मध्य संकरण हो सकता है, इनमें परिवर्तनशील क्या होंगे, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते होंगे। तो इन विशेषताओं के कारण क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, जिसके पास विशेषताएं होंगी, उनमें क्या होगा, जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड क्या होंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित कर लेते हैं, और जो ये क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है ना। और करने के बाद क्या होगा, वो कहाँ चले जाते हैं, उनके रिक्त स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं, है ना, और उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजी, और जिसे हम क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा, है ना, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले क्या होते हैं, स्थायी यौगिक होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक संकुल यौगिक का, है ना, कैसे लेते हैं, देखो हमने लिया, इसको थोड़ा समझना भी है, K4 Fe और Cl की होल 6। देखो बेटा यहाँ पर इस प्रकार से ये संकुल यौगिक है। यहाँ पर देखोगे तो ये आयरन है ना, आयरन हमारे पास क्या है, संक्रमण धातु है ना, यानी कि ट्रांजिशन मेटल है। तो आयरन को पहले देखो, आयरन के साथ साइनाइड जुड़े हुए, ये पोटेशियम जुड़े हुए हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, है ना। यहाँ देखो साइनाइड का -1, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर देखो +1 है ना, इंटू 4, इसका पोटेशियम को +1 होता है, और सब मिलाकर के 0 कर लेंगे, यानी कि हो गया +4 है ना, x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस, देखो प्लस के 4 है, ये माइनस के 6 है, तो बचेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +2, यानी कि जो आयरन है उसके +2 हमारे पास है। आयरन को देखोगे तो यहाँ पर +2 चार्जेज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस सारे इसी से होंगे बेटा, और 4s2 हुआ, और 3d6, ये तो था आयरन का 26 का, जिसमें 2 प्लस चार्ज नहीं, लेकिन 2 प्लस चार्ज लगने से क्या हुआ, 4s0 हो जाएगा। अब फिर इसमें देखो कैसे होना है, 4s0, अब हमारे पास इस टाइप से आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो 4s लिखेंगे, देखो चलो मानो 4s ने लिख करके पहले 3d लिखते हैं। d के कितने कक्षक हैं, 5, 1 2 3 4 5, है ना। s के कितने कक्षक होते हैं, 4s के एक ही कक्षक। p के कितने कक्षक होते हैं, 4p, p के 3 कक्षक होते हैं। देखो ये हमारे पास है ना, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है, समान है। अब देखो आयरन ने क्या किया, आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 कौन से हैं, देखो एक यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा यहाँ पर आ गया, चौथा यहाँ पर आ गया, पांचवा यहाँ हो गया, छठा पेयरिंग होने लगेगी, तो यहाँ D6 हो गया, है ना। ये क्या है, Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा। अब हमें देखो यहाँ पर Cn कितने हैं, ये लिगेंड्स कितने हैं, ये 6 लिगेंड है। यहाँ जगह कितनी खाली है, 1 2 3 4, 4 खाली है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, संकरण होगा, ठीक है ना, क्या होगा, संकरण। और इस संकरण में क्या होता है बेटा, 6 जगह, क्योंकि लिगेंड्स देखोगे साइनाइड ये प्रबल लिगेंड्स है, ये क्या कर देता है, इनको धक्का देता है। देखो पहले संकरण होगा, तो संकरण में क्या होगा, यहाँ ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होना है, इसे जगह चाहिए कितनी, 6, तो ये 4 तो हमारे पास है, 2 और खाली चाहिए। तो ये क्योंकि प्रबल लिगेंड है बेटा, ये धक्का देगा इसको,
ये कहेगा चलो भाई तुम अपनी जगह शिफ्ट हो जाओ, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये 2 तो पहले से थे। अब ये 2, ये देखो ये दोनों क्या हो गए, ये वाला और ये वाले, ये एक ही कक्षा में आ गए, क्योंकि परवल इसने धक्का दे दिया, यहाँ से ये 2 खाली इस टाइप। अब यहाँ देखो बेटा, ये कक्षा खाली करवा दी इसने, क्यों करवाए, क्योंकि परवल लिगेंड्स दुर्बल होता तो नहीं करवाता, तो वो आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ परवल है, साइनाइड याद रखोगे। अब हुआ क्या, ये सारे मिल करके इतने कक्षकों ने फिर हाइब्रिडाइजेशन किया, इनकी ऊर्जा अलग अलग थी, फिर ये समान ऊर्जा वाले आ गए, है ना। तो इस समान ऊर्जा कैसे हो जाएगा, 2 तो किसके हैं, डी के हैं, 1 किसका है, एस का है, और 3 किसके, पी के। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ क्या होगा, जो साइनाइड है, साइनाइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा बेटा ऐसे, और यहाँ साइनाइड जुड़ जाएगा। मैंने कहा था ना वो यहाँ जुड़ जाता है, एक साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा। लिगेंड यहाँ क्या करता है, उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ता है। देखो ये बनाती है उसने संकुल यौगिक, यहाँ पर देखो 6 के 6 साइनाइड इन जगहों पर जुड़ गए। ये देखो साइनाइड, ये साइनाइड। अब मालूम, इससे पता कर सकते हैं आप लोग ये कैसा कलर्ड वाला है बेटा कि नहीं है, ये रंगीन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है संकरण के बाद, ये वाला यौगिक रंगहीन है, ये पता लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इस यौगिक में, तो ये यौगिक भी क्या है, रंगीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनाते थे, संकुल यौगिक बना लेते हैं। क्या बना दिया इन्होंने, संकुल यौगिक। तो ये एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखोगे यहाँ पर CO कोबाल्ट है, NH3 का होल 6, और यहाँ पर आएगा Cl3, इस ब्रैकेट के बाहर Cl3 ये है ना। दूसरा हमारे पास ये हो सकता है CO और NH3 का होल 6, और इसकी यहाँ पर क्या आएगा, होल ट्वाइस आएगा, और SO4 की होल थ्राइस हो गया, ये हो गया। तीसरा ये हम देखेंगे Cu NH3 का होल 4 और SO4, है ना। ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे, ये भी, ये सारे के सारे क्या है, संकुल यौगिक है, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारे पास संकुल यौगिक वाला पार्ट कंप्लीट। उत्प्रेरकीय गुण होता है इनके अंदर, ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। जितने भी हमारे पास ये यौगिक हैं ये कैसे व्यवहार करते हैं, उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। इसको कल बताते हैं बेटा आप लोगों को। उत्प्रेरक हो गया, नॉन स्टिशियोमेट्रिक हो गया, यौगिक हो गया, है ना। और ये नेक्स्ट तो आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना।